दोस्तों, एक पुलिस चौकी पर दरोगा हर दिन लाखों रुपए की अवैध वसूली करता था और उसी चौकी से हर महीने लड़कियां गायब हो रही थीं। सिस्टम शांत था, लेकिन एसपी साहब को जैसे ही इस बात का पता चला तो उसने आईपीएस मैडम को यह बात बताई। आईपीएस मैडम और एसपी साहब ने गुप्त मिशन शुरू किया और ट्रक ड्राइवर बनकर उसी चौकी पर पहुंचे। फिर जो हुआ उसको जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहना। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का वो जिला जहां सड़कों की धूल और चौकियों की दीवारों पर भ्रष्टाचार की परतें जमी थीं। हर दिन ट्रक गुजरते, हर रात कोई न कोई लड़की गायब हो जाती। ना सीसीटीवी कुछ दिखा पाता, ना एफआईआर दर्ज होती, और अगर कोई मजाल करता कि शिकायत करे तो उसकी जिंदगी शिकायत बन जाती। एसपी साहब विवेक राणा और आईपीएस मैडम संध्या सिंह दोनों अपने अपने कार्यकाल में अनेक मुठभेड़ों, खुलासों और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। मगर इस बार का केस कुछ अलग था। इस बार दुश्मन छुपा था चौकियों की वर्दी में और शिकार थी मासूम बेटियां। एक उच्च स्तरीय बैठक में जब संध्या ने रिपोर्ट रखी कि पिछले 6 महीनों में 12 लड़कियां हाईवे के आसपास से गायब हुईं और कोई क्लू नहीं मिला, तो हर अफसर की आंखें झुकी रहीं। मगर विवेक और संध्या ने फैसला किया, अब ये लड़ाई हम मैदान में लड़ेंगे, वर्दी में नहीं। एसपी ऑफिस के एक गुप्त कमरे में प्लानिंग हुई। विवेक बोले, हमें उनकी तरह दिखना होगा, उनकी भाषा बोलनी होगी, उनकी तरह जीना होगा। संध्या मुस्कुराई, तो चलिए ट्रक ड्राइवर बनते हैं। दोनों ने अपने पहचान पत्र सरकारी फाइल में बंद किए। विवेक ने गाढ़े रंग की फटी बनियान, मैला कुर्ता और सिर पर गमछा बांधा। उसकी चाल में थकावट मगर आंखों में इरादा चमकता था। संध्या ने नीली साड़ी, आंखों पर बड़ा चश्मा और एक पुराना झोला लिया। बालों को कसकर बांधा, चेहरे पर हल्की धूल लगाई और खुद को एक ग्रामीण महिला का रूप दिया। सुबह 6 बजे धुंध और ट्रकों के हॉर्न के बीच एक पुराना ट्रक स्टार्ट हुआ। ड्राइवर सीट पर विवेक और बगल में संध्या बैठी थी। संध्या ने फुसफुसाकर कहा, अगर कुछ गड़बड़ हो तो कोडवर्ड याद है ना, पहिया पंचर। विवेक ने जवाब दिया, पहले पंचर इनका सिस्टम है, हमें बस उसमें से हवा निकालनी है। जैसे ही ट्रक बदनाम चौकी के पास पहुंचा, दरोगा त्रिलोक सिंह की नजर पड़ी। उसने हाथ उठाया, रुकने का इशारा। ट्रक रुकते ही वो नजदीक आया। उसकी आंखों में सत्ता का नशा था और चाल में घमंड। क्या बात है भैया, माल लादे हो, मगर चढ़ावा कहां है? उसने व्यंग्य से पूछा। विवेक बोला, बाबूजी रास्ता दीजिए, पेट पाल रहे हैं। त्रिलोक हंसा, रास्ता चाहिए तो रास्ता जानो, 3000 में मिलेगा, और अगर मेहरारू भी साथ है तो 5 लगेंगे। संध्या ने सिर झुकाकर झोले से पैसे निकाले, पर उसका हाथ धीरे धीरे बॉडी कैमरे की ओर गया। कैमरा चालू हो चुका था। चौकी के पास एक टूटा फूटा दरवाजा था, जिसके पीछे से कभी कभी लड़कियों की धीमी चीखें सुनाई देती थीं। संध्या का दिल कांप उठा, मगर चेहरा शांत रहा। विवेक ने ट्रक धीरे से अंदर मोड़ दिया ताकि उन्हें ज्यादा समय मिल सके देखने का। दरोगा त्रिलोक पैसे गिनते गिनते बोला, ये इलाका हमारा है, बिना हमारी मर्जी के यहां कोई मच्छर भी पर नहीं मार सकता। संध्या ने मन ही मन सोचा, मच्छर तो क्या, अब तू भी उड़ नहीं पाएगा। यह सिर्फ शुरुआत थी। वर्दी भले उतर चुकी थी, पर उनके इरादे अब और नुकीले हो चुके थे। चौकी से निकलते ही संध्या ने ट्रक के डैशबोर्ड के नीचे छुपा बॉडी कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग की पुष्टि की। हर शब्द, हर हंसी, हर धमकी रिकॉर्ड हो चुकी थी। विवेक ने ट्रक पास की खाली जमीन पर रोका। दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन उनकी आंखों में जिद अब और भी प्रबल हो चुकी थी। अब वक्त है अंदर जाने का, संध्या ने कहा। अगले 2 दिन दोनों ने उसी इलाके में ट्रक ड्राइवर और उसकी पत्नी का जीवन जिया। हाईवे के ढाबों पर सोए, गाड़ियों की कतार में खड़े हुए और चौकियों पर रोकने वाले हर दरोगा की भाषा और रवैया पर ध्यान दिया। लेकिन सबसे ज्यादा गड़बड़ उसी चौकी में थी जहां दरोगा त्रिलोक सिंह तैनात था। उसके इशारे पर ट्रकों से पैसे वसूलना, बिना रसीद, बिना जांच, और जब कोई विरोध करता तो उसका ट्रक सीज कर दिया जाता या केस लाद दिया जाता। संध्या ने महिला बनकर चौकी के बाहर खड़ी महिला सफाई कर्मी से बातचीत शुरू की। बहन जी, यहाँ कोई लाडी एच की दिखी क्या कुछ दिन पहले? मेरी बहन गायब है।
सफाई कर्मी थोड़ी डरी मगर धीरे से बोली, बहन जी, रात में कभी कभी गाड़ी आती है, कोई लड़कियां लाता है और फिर अगले दिन वो नहीं दिखती। मैंने किसी को बता दिया था तो मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी दे दी थी, धमकी भी मिली थी। संध्या की आंखों में गुस्से की चिंगारी थी। उसने नाम, समय और नंबर नोट किया। विवेक ने देखा कि चौकी के पीछे एक पुराना स्टोर रूम था जो हमेशा बंद रहता था, मगर रात 2 बजे वहां से रोशनी और साए दिखते थे। एक रात जब अंधेरा गहराया और सड़क सुनसान हुई, विवेक और संध्या चौकी के पीछे दीवार फांदकर अंदर घुसे। अंदर का नजारा रूह कंपा देने वाला था। 3 लड़कियां एक कोने में डरी सहमी बैठी थीं और 2 आदमी उनके पास शराब पीते हुए हंस रहे थे। दरोगा त्रिलोक अंदर आया और बोला, अबे, कल सुबह गाड़ी आ रही है, माल रेडी रखना। संध्या ने इशारा किया। कोडवर्ड, पहिया पंचर। विवेक ने तुरंत छुपे कैमरे से लाइव फुटेज डिप्टी एसपी को भेजा। अगले 20 मिनट में 4 जीपें और 8 जवानों की टीम उस चौकी पर धावा बोल चुकी थी। त्रिलोक सिंह को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। लड़कियों को सुरक्षित निकाला गया। जैसे ही खबर फैली, पूरे जिले में हड़कंप मच गया। मीडिया पहुंची, बयान हुए और जनता ने पहली बार देखा जब कोई अफसर वर्दी उतारकर भी इंसाफ दिला सकता है। आईपीएस मैडम ने कहा, यह सिर्फ शुरुआत है, यह नेटवर्क यहीं खत्म नहीं होता, अब हम जड़ तक जाएंगे। दरोगा त्रिलोक की गिरफ्तारी के बाद मामला तूल पकड़ चुका था। हाईवे पर हो रहे अवैध धंधे का चेहरा उजागर हो चुका था, लेकिन वो सिर्फ एक मोहरा था। असली खिलाड़ी अब भी पर्दे के पीछे था। एसपी विवेक राणा और आईपीएस संध्या सिंह ने अब निर्णय लिया, इस गिरोह की जड़ तक पहुंचना है। त्रिलोक सिंह के कब्जे से जो मोबाइल जब्त हुआ, उसमें कई नंबर और चैट्स थे। एक नाम बार बार सामने आ रहा था, राय साहब, एक स्थानीय व्यवसायी जिसका होटल हाईवे किनारे था और जिसके ट्रक अक्सर पुलिस के संरक्षण में गुजरते थे। संध्या ने गहराई से जांच शुरू की। मोबाइल लोकेशन, ट्रक मूवमेंट और होटल के सीसीटीवी फुटेज को जोड़ने पर पता चला कि हर बार किसी लड़की के गायब होने से पहले वही ट्रक उस इलाके से गुजरता था और मंजिल होती थी राय साहब का होटल। अब योजना बनी होटल में अंदर से सबूत इकट्ठा करने की। संध्या ने एक स्थानीय एनजीओ की मदद से एक नकली ग्राहक बनकर होटल में एंट्री की। उसने खुद को एक ब्रोकर बताया और कहा कि उसके पास नई माल है। राय साहब से मीटिंग तय हुई। होटल की बैठक में राय साहब ने संध्या को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, काम समझदारी से करती हो, क्या रेट है? संध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, रेट बाद में, पहले सिक्योरिटी, मुझे पुलिस से डर लगता है। राय साहब हंसा, यहां पुलिस मेरी जेब में है, किसी का डर नहीं। बातचीत के दौरान संध्या ने लाइव कैमरा ऑन कर रखा था। बाहर ईएसपी विवेक अपनी टीम के साथ तैयार खड़ा था। जैसे ही राय साहब ने अगली डील फाइनल की, कल 2 लड़कियां दिल्ली भेजनी है, टीम ने धावा बोल दिया। होटल में अफरा तफरी मच गई। कमरों से 2 नाबालिग लड़कियां मिलीं, बेहोशी की हालत में। साथ ही कमरे में भारी मात्रा में नकद, दवाइयां और फर्जी पहचान पत्र भी जब्त किए गए। अगले दिन न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज थी। आईपीएस मैडम बनी ब्रोकर, एसपी साहब बने ट्रक ड्राइवर। मानव तस्करी का भंडाफोड़। जनता ने पहली बार महसूस किया कि पुलिस अगर ठान ले तो न्याय देर से नहीं, तुरंत हो सकता है। मगर कहानी अभी बाकी थी। संध्या और विवेक ने उस फाइल को फिर से खोला जिसमें कुछ गायब लड़कियों के नाम अभी भी बिना सुराग के थे। उनकी मंजिल सिर्फ राय साहब नहीं था, अब उन्हें तलाश थी उस अंतरराज्यीय नेटवर्क की जो इन लड़कियों को देश के बाहर भेज रहा था। आईपीएस संध्या सिंह और एसपी विवेक राणा को अब यकीन हो चुका था कि यह कोई लोकल गैंग नहीं, बल्कि एक अंतरराज्यीय और शायद अंतरराष्ट्रीय मानव तस्करी नेटवर्क है। राय साहब की गिरफ्तारी के बाद एक नक्शा मिला था जिसमें कुछ सीमावर्ती शहरों के नाम चिन्हित थे, खासकर नेपाल और बांग्लादेश की सीमाओं के पास स्थित कस्बे। संध्या ने सबसे पहले उन ट्रकों की लिस्ट बनवाई जिनका रास्ता नेपाल बॉर्डर की ओर जाता था। उन्हें एक ट्रक कंपनी मिली जिसका मालिक पहले राय साहब का पार्टनर था। उसका नाम था अकरम शेख। विवेक ने गुप्त निगरानी की योजना बनाई। इस बार वे ट्रक ड्राइवर नहीं, बल्कि बिहार पुलिस की स्पेशल टीम की मदद से बॉर्डर इंटेलिजेंस के अफसर बने।
संध्या ने भेष बदला। अब वो एक नेपाली महिला की भूमिका में थी जो बॉर्डर पार करने की फिराक में थी। बॉर्डर पर एक शांत सा गांव था, बारा। वहीं से लड़कियों को नेपाल ले जाकर बेचने की प्रक्रिया होती थी। अकरम का आदमी साजिद यहां का सरगना था। संध्या ने उससे संपर्क साधा। साजिद ने पूछा, पासपोर्ट है? संध्या ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन रास्ता चाहिए, दिल्ली से भागी हूं। साजिद हंसा, पासपोर्ट की जरूरत नहीं, हमारे पास अपना रास्ता है और दिल्ली ही नहीं, दुबई तक भेजते हैं, काम दामदार मिलेगा। संध्या ने कहा कि उसके साथ 2 और लड़कियां हैं जो 2 दिन में आने वाली हैं। साजिद तैयार हो गया। उसने समय तय किया, रात 11 बजे बारा गांव के उस सूने गोदाम में जहां से लड़कियां पार होती थीं। एसपी विवेक ने पूरे क्षेत्र को घेरने का आदेश दिया। एसएसबी, बीएसएफ और लोकल पुलिस के सहयोग से एक विशेष ऑपरेशन की शुरुआत हुई, ऑपरेशन बंधन मुक्त। रात को जैसे ही संध्या और 2 महिला कांस्टेबल शिकार के रूप में गोदाम पहुंची, साजिद और उसके गुर्गे आए। उन्होंने जैसे ही दरवाजा बंद किया, ऑपरेशन एक्टिवेट हुआ। चारों ओर से पुलिस बल टूट पड़ा। 7 लड़कियां और 2 छोटे लड़के वहां से आजाद कराए गए। साजिद गिरफ्तार हुआ। उससे पूछताछ में एक नया नाम सामने आया, शमीम उर्फ बबलू, जो बांग्लादेश बॉर्डर पर तस्करी का मास्टरमाइंड था। अगले दिन दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। संध्या ने कहा, यह ऑपरेशन किसी पद की लड़ाई नहीं, इंसानियत की जंग है। हर बच्चा, हर लड़की इस देश की जिम्मेदारी है और हम आखिरी लड़की को सुरक्षित निकाले बिना नहीं रुकेंगे। जनता, मीडिया और सरकार सब इस मिशन के साथ खड़े हो गए। बांग्लादेश बॉर्डर से पकड़े गए साजिद की जुबान खुली तो उसने एक नाम लिया, बबलू। शमीम उर्फ बबलू। बंगाल की खाड़ी के किनारे एक छोटे से बंदरगाह शहर में उसका साम्राज्य था। यह वह जगह थी जहां से लड़कियों को समुद्री रास्ते से दुबई, थाईलैंड और मलेशिया तक भेजा जाता था। एसपी विवेक राणा और आईपीएस संध्या सिंह अब एक नए मिशन के लिए रवाना हुए। इस बार मिशन था समुद्री तस्करी के अड्डे को खत्म करना। गुप्त नाम, ऑपरेशन नाव, NAV, नेटवर्क अगेंस्ट अब्यूज विया वाटरवेज। इस बार वे कोलकाता होते हुए पूर्वी बंगाल के एक गांव शंख घाट पहुंचे। यहीं से छोटी नावें रात के अंधेरे में अंतरराष्ट्रीय जल सीमा की ओर निकलती थीं। संध्या ने भेष बदला। अब वो एक नाविक की विधवा थी जो मछली बेचती थी। विवेक ने खुद को एक निर्यात कंपनी का क्लर्क बताया जो समुद्री व्यापार में लगा था। शंख घाट शांत था, लेकिन भीतर ही भीतर वहां सौदे होते थे। हर हफ्ते एक नाव निकलती थी जिसमें छुपाकर 4 से 5 लड़कियां बैठा दी जाती। उनके नाम बदल दिए जाते, उन्हें घरेलू काम के वीजा पर भेजा जाता, लेकिन असलियत में वे जिस्म फरोशी के बाजार में पहुंचती। आईपीएस संध्या ने गांव की महिलाओं से दोस्ती करना शुरू किया। उनमें से एक, रेखा, ने बताया कि उसकी बहन भी ऐसे ही गई थी और आज तक लौट कर नहीं आई। कहते हैं दुबई में अच्छा काम है, लेकिन मुझे डर लगता है। मेरी बहन ने आखिरी बार जो कॉल किया था वो चीख रही थी, रो रही थी, फिर कभी आवाज नहीं आई। रेखा से बात कर संध्या को पता चला कि बबलू हर महीने की 15 तारीख को खुद शंख घाट आता है। उस दिन वह नाव पर आखिरी निरीक्षण करता है, पैसे देता है और माल का सौदा फाइनल करता है। अब प्लान बना, बबलू को रंगे हाथों पकड़ना है। 15 तारीख की रात थी। चारों ओर गहराता अंधेरा और लहरों की आवाज। संध्या और विवेक दोनों पहले से तय स्थानों पर थे। तटरक्षक बल, NIA और लोकल पुलिस तैयार थी। नाव पर 3 नकली लड़कियां बैठाई गईं, जो असल में महिला कांस्टेबल थीं। बबलू आया, उसने सौदा तय किया, 3 लड़कियां 12 लाख, ये सीधे अब्बू ढाबी जाएंगी, क्लियर? तभी एक गुप्त संकेत पर सब कुछ बदल गया। पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया, गोलियां चली, नाव पलटी, लेकिन बबलू पकड़ा गया। उसके साथ 11 अन्य लोग भी गिरफ्तार हुए। उसके अड्डे से 17 पासपोर्ट, नकली वीजा, 9 मोबाइल, विदेशी करेंसी और 6 नाबालिग लड़कियां भी बरामद हुईं। जब एक लड़की, नीलम, अपने गांव लौटी तो उसकी मां ने उसे देखकर कहा, मुझे लगा तू अब कभी नहीं लौटेगी, लेकिन भगवान ने तुझे लौटा दिया। वो दृश्य देखकर आईपीएस संध्या और एसपी विवेक की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और सिर हिलाया। लड़ाई लंबी है, लेकिन हम जीतेंगे।
बबलू और उसके साथियों की गिरफ्तारी ने मीडिया में भूचाल ला दिया। टीवी चैनलों पर दिन रात एक ही नाम गूंज रहा था, बबलू गैंग। समाज, पुलिस और राजनीति तीनों की आंखें खुल चुकी थीं। अब वक्त था कि इन दरिंदों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाए। केस नंबर 327-20-5। भारत सरकार बनाम शमीम उर्फ बबलू एसपी विवेक राणा ने केस की पूरी चार्जशीट तैयार करवाई। इसमें कुल 72 गवाह, 38 वीडियो फुटेज और 123 पेज का बयान संलग्न किया गया। आईपीएस संध्या सिंह ने कानूनी प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग की, जो मंजूर हो गई। कोर्ट में जब बबलू को पेश किया गया तो उसका चेहरा बेनकाब था। मीडिया के कैमरे उस पर टूट पड़े, लेकिन आईपीएस संध्या की नजर सिर्फ जज पर थी, माननीय जस्टिस वीरेंद्र मलिक। जज ने कहा, अगर इन आरोपों में सच्चाई है तो ये सिर्फ एक केस नहीं, इंसानियत पर हमला है। पहली गवाही नीलम की थी, जिसे बबलू की नाव से छुड़ाया गया था। कोर्ट में उसने रोते हुए कहा, हमें कहा गया था कि हमें नौकरी मिलेगी, लेकिन वहां हमें अंधेरे कमरों में बंद किया गया, हमारे नाम बदले गए, और जब हम रोते थे तो कहा जाता था, चुप रहो वरना अगली नाव समुद्र में ही डुबा दी जाएगी। फिर रेखा ने गवाही दी, मेरी बहन का आज तक कुछ पता नहीं चला, लेकिन मैंने उन आंखों में वही डर देखा जो मेरी बहन की आंखों में था। बबलू के वकील ने कोशिश की कि मामला गलत पहचान और राजनीतिक साजिश का दिखे, लेकिन संध्या के पास हर बात का जवाब था। कॉल रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी फुटेज, पीड़ितों की मेडिकल रिपोर्ट और नकली पासपोर्ट का डेटा। 45 दिन की सुनवाई के बाद फैसला आया। कोर्ट ने कहा, यह अपराध सिर्फ कानून के खिलाफ नहीं बल्कि मानवता के विरुद्ध है। आरोपी शमीम उर्फ बबलू और उसके सहयोगियों को मानव तस्करी, बलात्कार और बाल अपराध की धाराओं में उम्र कैद की सजा दी जाती है। कोर्ट के बाहर पीड़ितों के परिवार एक दूसरे को गले लगा रहे थे। संध्या और विवेक चुपचाप एक कोने में खड़े थे। संध्या ने धीमे से कहा, हम जीत तो गए, लेकिन जख्म अभी भरे नहीं हैं। विवेक बोले, हर केस जीतने से ज्यादा जरूरी है हर बच्ची को बचा लेना। बबलू के गिरोह के खिलाफ फैसला आ चुका था, लेकिन आईपीएस संध्या और एएसपी विवेक को सुकून नहीं मिला था। जांच के दौरान एक बात बार बार सामने आ रही थी, एक नाव जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। इसे ब्लैक नाइट नाव कहा जाता था। यह नाव हर 2 महीने में एक बार निकलती थी और कभी लौटती नहीं थी। माना जाता था कि इसमें हाई प्रोफाइल तस्करी होती थी, नाबालिग लड़कियां, अंगों की तस्करी और कुछ ऐसे लोग जिन्हें समाज से गायब कर दिया जाता था। एक दिन संध्या को एक कोडेड ईमेल मिला, सिर्फ एक लाइन, द ब्लैक नाइट सेल्स अगेन 3 मई, निर्देशांक कीस 900 बेजारिन उत्तर 1900 1883 पूर्व। ये कून ऑर्डिनेट्स सुंदरबन डेल्टा के एक कोने की तरफ इशारा कर रहे थे। इस नाव को पकड़ना किसी दुश्मन देश की पनडुब्बी को पकड़ने से कम नहीं था, पर संध्या और विवेक ने तय कर लिया था, ये आखिरी नाव नहीं छूटेगी। एक गुप्त रणनीति बनाई गई। नौसेना, कोस्ट गार्ड, रॉ और एटीएस को एकजुट किया गया। 12 दिन की तैयारियों के बाद एक रात ऑपरेशन ब्लैक सील लॉन्च किया गया। संध्या ने एक महिला पत्रकार का रूप लिया, जबकि विवेक एक नाविक बना जो तस्करी में शामिल दिखता था। सुंदरबन की दलदल में चलते चलते वे उस जगह पहुंचे जहां काली रात और सन्नाटा एक साथ उतरते हैं। रात के 2 बजे वो नाव दिखी, काले रंग की, बिना नाम की, बिना रोशनी के। उसके पास जाते ही 2 लोग बाहर आए। पासवर्ड? विवेक ने कहा। मून डस्ट। वे चुपचाप नाव पर चढ़ा लिए गए। नाव के अंदर का मंजर रूह कंपा देने वाला था। 14 लड़कियां लोहे के पिंजरे में थीं, कुछ बेहोश, कुछ चीख रही थीं। वहां मेडिकल किट, खून से सने कपड़े और बंदूकें थीं। आईपीएस संध्या ने अंदर से ही सिग्नल भेजा। कुछ ही मिनटों में समुद्र की लहरों के बीच गूंज उठा हेलीकॉप्टर का शोर। कोस्ट गार्ड ने नाव को घेर लिया। बदमाशों ने गोलियां चलाईं, लेकिन पुलिस ने पलटवार किया। 1 घंटा चला मुठभेड़ का दौर। अंततः नाव कब्जे में ले ली गई। 8 तस्कर मारे गए, 6 गिरफ्तार हुए। सभी लड़कियां बचा ली गईं। जब सूरज उगा तो समंदर की लहरें जैसे गवाही दे रही थीं, आज इंसानियत की जीत हुई है। आईपीएस संध्या ने लड़कियों से कहा,
अब तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें अब कोई खरीद नहीं सकता। एसपी विवेक ने बोला, हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई, लेकिन आज हमने एक बहुत बड़ा मोर्चा जीत लिया। ब्लैक नाइट नाव के पकड़े जाने के बाद देश भर में हलचल मच गई थी। सभी सोच रहे थे कि यह नेटवर्क इतना मजबूत कैसे था। आईपीएस संध्या और एसपी विवेक को पूरा यकीन था, इतनी बड़ी तस्करी बिना किसी ऊंचे आदमी की मिलीभगत के मुमकिन नहीं थी। जांच के दौरान एक नाम बार बार सामने आने लगा, विधायक भूपेंद्र नागर। 3 बार के विधायक, कई बड़े व्यापारिक प्रोजेक्ट्स और हर अपराधी के फोन रिकॉर्ड में कहीं न कहीं उनका जिक्र। रॉ के एक अफसर ने बताया, भूपेंद्र नागर सिर्फ विधायक नहीं, इस पूरे नेटवर्क का ब्रेन है। सब उसकी सहमति से चलता है। वो ही असली सौदागर है, इंसानों का। आईपीएस संध्या ने तत्कालीन गृह सचिव से मुलाकात की, सबूतों की एक पूरी फाइल उनके टेबल पर रख दी। सीसीटीवी में नाव भेजने वाले गार्ड से बात करते हुए एक लड़की के बयान में भूपेंद्र नागर का नाम सचिव बोले, आपको पता है इस आदमी का क्या रसूख है? इससे टकराना मतलब सिस्टम से टकराना। संध्या ने ठंडी आवाज में कहा, तो टकराना ही होगा, वरना फिर कोई ब्लैक नाइट नाव आएगी और हमारी बेटियां फिर से खो जाएंगी। एसपी विवेक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कैमरों के सामने उन्होंने कहा, हमने आज जो एक्शन लिया है वो कानून के लिए नहीं, इंसानियत के लिए है। भूपेंद्र नागर को गिरफ्तार किया गया है। विधानसभा के बाहर से गिरफ्तार हुए भूपेंद्र नागर का चेहरा कैमरों ने कैद किया। उसकी आंखों में डर था, एक ऐसा डर जो आज तक उसने दूसरों की आंखों में डाला था। आईपीएस संध्या ने संसद में एक महिला सुरक्षा कानून का प्रस्ताव रखा। आज वह सिर्फ अफसर नहीं, एक आंदोलन की आवाज बन चुकी थी। संध्या और विवेक एक एनजीओ के उद्घाटन में पहुंचे। उस बोर्ड पर लिखा था, नई सुबह, पीड़ित बच्चियों को शिक्षा और जीवन की नई शुरुआत देने वाला केंद्र। बचाई गई एक लड़की ने मंच से कहा, आपने सिर्फ हमें बचाया नहीं, हमें जीना सिखाया है। विवेक की आंखों में नमी थी। संध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अब ये लड़कियां सिर्फ कहानियों की किरदार नहीं, खुद की कहानी की लेखिका हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक लाइक हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हो सकता है यह वीडियो किसी की मदद कर सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही जबरदस्त जानकारी लाते रहते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको बेहतरीन कंटेंट दें। आपके सुझाव हमारे लिए बेहद खास हैं। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में जरूर लिखें। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हमारे को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आप हमारे लिए सिर्फ दर्शक नहीं, परिवार हैं। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और सीखें। कुछ नया करने का जज्बा हमेशा बनाए रखें। कभी हार मत मानिए, क्योंकि हार के बाद ही जीत होती है। मेहनत करते रहिए और खुद पर भरोसा रखिए। हर दिन कुछ नया सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। इसी सोच के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नई जानकारी और नए जोश के साथ। तब तक खुश रहें, सुरक्षित रहें और सीखते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।